हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी पेपर 4 ए इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी में टॉपिक मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर या कृषि मनुष्य की सबसे फंडामेंटल कार्य है, सबसे मुख्य कार्य है, क्योंकि सारा जीवन इसी पर निर्भर करता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां एक तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसको एक रीजन बनाया जाता है। इसका डेफिनेशन जो है ये डरवन विटेल्सी साहब ने 1936 में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स एएजी में छपा था और बहुत बड़ा है, 199 से 240 पेज के बीच में है। इसमें इन्होंने पूरी डिटेल बताई है रीजनलाइजेशन के बारे में, एग्रीकल्चर रीजनाइजेशन की। एग्रीकल्चर रीजन जो है ये एक अनइंटरप्टेड एरिया है जिसमें कई तरह की होमोजेनिटी हो सकती है। अब होमोजेनिटी को आप समझिए इस तरह से कि एक जैसी एक्टिविटीज होंगी जैसे, और इसमें स्पेसिफिकली डिफाइंड आउटर लिमिट, यानी कि इसकी लिमिट दूसरे से कैसे डिफरेंट होगी, तो जितनी भी ट्रेड्स, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उस एग्रीकल्चर रीजन के, जैसे अगर उसके अंदर चावल हो रहा है या उसके अंदर पशुपालन हो रहा है या दोनों का मिक्स हो रहा है या अलग है, या कमर्शियल के लिए हो रहा है या सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, सिर्फ जीवन यापन के लिए हो रहा है, तो उस हिसाब से वो एग्रीकल्चर रीजन को इन्होंने बांटा। वो एक होमोजेनिटी हुई और एक रीजन की होमोजेनिटी दूसरे रीजन से डिफरेंट थी, तो इसको कह सकते हैं हेट्रोजेनिटी आउटसाइड, यानी कि दूसरी एग्रीकल्चर रीजन इससे अलग हुए। इस तरीके से इन्होंने पूरे एग्रीकल्चर रीजन्स को बांटा था। एग्रीकल्चर रीजन बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो हमें मालूम है कि क्लाइमेट में हमें दो चीजें, एक तो रेनफॉल जिसमें कि ह्यूमिडिटी आती है, रेनफॉल आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, अलग अलग रूपों में, पानी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, और टेम्परेचर जो। इसके अलावा टेरेन है, यानी कि कितना ऊंचावच है, ग्राउंड वाटर, और जो सॉइल का कंपोजिशन है, ये कहाँ कितना तक हमें किस तरीके का है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, कितना मिक्सचर है, किसका कितना प्रतिशत है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जो पृथ्वी का सरफेस है इस पर एग्रीकल्चर को हमने डेवलप तो किया है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन। अब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत पुरानी मानव सभ्यता रही है, पिछले 50 वर्षों में हमने काफी टेक्नोलॉजी यूज करके, काफी कोशिश करके भी सिर्फ 12% कल्टिवेबल लैंड को हमने बढ़ाया है। अब इससे ज्यादा बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ दक्षिण अमेरिका और सब सहारा अफ्रीका है जहां थोड़ा बहुत एक्सपेंशन का स्कोप बचता है। हाँ, इरिगेशन पिछले 50 सालों में दुगना बढ़ा है, इरिगेशन बढ़ाया जा सकता है, सिंचाई के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। अब हम लोग देखें कि पूरी ग्लोबल में जो लैंड एरिया है वो 13.2 बिलियन हेक्टेयर है। इसमें मात्र 12% कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, 28% पर फॉरेस्ट है और 35% पर ग्रासलैंड, घास के मैदान है, वुडलैंड है। और ये जो 12% का जो आप देख रहे हैं, ये पूरे दुनिया में लगभग समान है, 12 से 15% के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अब एक और समस्या आती है कि जो छोटी इनकम वाली कंट्रीज हैं, जो कि लगभग 170 देश मिलेंगे, यहाँ पर दुनिया का 38, ये डाटा 2011 का बता रहा है, आज के डेट में ये लगभग 45% से ऊपर जा चुका है ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी 22% लैंड पे लगभग 44-45%, लगभग दुगना पॉपुलेशन का प्रेशर है, जो कि अफ्रीका, एशिया जैसे पिछड़े हुए या लो इनकम कंट्रीज में ज्यादा देखा गया। इस डायग्राम में हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो 17 लैंड कवर डिफाइन किया गया इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, इसमें आप जितने भी ग्रीन देख रहे हैं ये फॉरेस्टेड एरिया है, चाहे वो इसमें भी इन्होंने 4 भाग बनाए हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक नीडल लीफ है या ब्रॉड लीफ है, डेसिडुअस है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बस इतना बताएं कि ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये फॉरेस्टेड एरिया है, इसको हमें नहीं छूना। और जो ग्रे देख रहे हैं इस पे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये या तो रेगिस्तान है या ऐसे क्षेत्र है जहां बारिश की समस्या है, और ये इनको कल्टीवेबल लैंड बनाना बहुत मुश्किल है। और ये जो आप देख रहे हैं श्रब लैंड है, इसमें टेम्परेचर इतनी ज़्यादा एडवर्सिटी है कि ये हम
उसको ओवरकम करके यहाँ कृषि ज़्यादा नहीं डेवलप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बचे कौन से? येलो। ये जितने येलो देख रहे हैं यही हमारे मेन क्रॉपलैंड्स हैं, और जो ऑरेंज हैं वो हमने डेवलप किया है, ग्रासलैंड्स को कन्वर्ट किया है वीट और अदर प्रोडक्शन बढ़ाकर हमने ऑरेंज वाले पे थोड़ा एक्सपेंशन अपने एग्रीकल्चर का किया है। इसके अलावे हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ स्लाइड्स हैं, इनको अभी नहीं ज़रूरत है। विटेल्सी के क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो कि 1936 का है। अभी जो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा था वो रिसेंट था। तो विटेल्सी का क्लासिफिकेशन में जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया है। पहला बताते हैं क्रॉप और लाइफ स्टॉक का एसोसिएशन, यानी कि जो पैदावार होता है फसलों का और जो पशुपालन है, इनके बीच के किस तरह के संबंध है। संबंध इस तरीके की दोनों एक दूसरे के साथ किस हद तक एसोसिएट करते हैं, और मेथड्स कैसे हैं कि क्रॉप को उगाने के लिए या लाइफ स्टॉक को प्रोडक्शन के लिए किस तरह के मेथड यूज कर रहे हैं। फिर किस हद तक हम लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को प्रयोग में लाकर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और उस प्रोडक्शन से क्या रिजल्ट आता है। इसके बाद है हमारा कंजम्पशन, जो प्रोडक्ट है उनको किस हद तक हम कंजम्पशन के लिए लाते हैं। क्या हम सिर्फ जीवन यापन या सब्सिस्टेंस के लिए रखे हैं, या फिर उससे हम कैश भी यानी उसको कॉमर्शलाइज भी कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद है सारी संरचनाओं का एक साथ क्या संगठन है और उससे क्या रिजल्ट बनता है। इस आधार पे इन्होंने विटेल्सी साहब ने 13 एग्रीकल्चर रीजन बनाए थे, जो कि ए से लेकर एम तक हैं। ए है नोमैडिक हर्डिंग, बी है लाइवस्टॉक रैंचिंग, सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रुडिमेंट्री टिलेज, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विथ पैडी डोमिनेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी डोमिनेंस, फिर कॉमर्शियल प्लांटेशन, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। ये उसी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल का स्नैप है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको 2 भाग में बनाया है। ये 13 को ए टू एम यहाँ पर लिखा है इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को, और ये दोनों अमेरिका हो गए और ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसको इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ही डिनोट किया है। सबसे पहले है नोमैटिक हर्डिंग। नोमैटिक हर्डिंग में जहाँ की सिर्फ जीव जंतुओं को ग्रेजिंग के लिए, इनको चराने के लिए रखा जाता है, और यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन होता है, यानी कि जब सीजन जीव जंतुओं के हिसाब से सही है तो नीचे आ जाते हैं, और जब उनके एडवर्स हो जाता है तो उस हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं। जैसे कि टुंड्रा में देखा गया है कि समर में टुंड्रा वाले उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं और विंटर में दक्षिण की ओर फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर के हैं, इनका देखा गया है कि समर में ऊपर के एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं और विंटर में नीचे आ जाते हैं। इनका लोकेशन कहाँ है? तो सहारा अफ्रीका, और साउथ वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना, साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न मेडागास्कर, टुंड्रा रीजन। आप देख सकते हैं जहां जहां ए लिखे हुए हैं ये सारे वही क्षेत्र हो गए। इसके बाद आते हैं लाइवस्टॉक रैंचिंग। ये बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट घास के क्षेत्र में मिलेंगे, जैसे कि प्रेरीज हैं अमेरिका के, सेंट्रल मैक्सिको के, वेनेजुएला टू अर्जेंटीना के, या फिर वेल्ड रीजन जो है साउथ अफ्रीका के, यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये पूर्णतः यहाँ के जो लोग होते हैं ये पशुपालन के लिए एक्सपोर्ट होते हैं, और ये बेसिकली वही हो सकता है जहाँ लगातार, मतलब कोई वेजिटेशनल कवर रुका ना हो, लगातार कंटिन्यूअस हो, कोई न बाहर से आता हो, न कोई जाता हो, कोई माइग्रेशन नहीं है, और जितने भी रेंचेस बनाए जाते हैं वो साइंटिफिकली मैनेज होंगे, वेल प्लान तरीके से होंगे, और यहाँ बेसिकली जितने भी लाइफ स्टॉक को रखा जाता है वो बेचने के लिए, कमर्शलाइज काम के लिए। ये भी आप देख सकते हैं, ये अमेरिका में बहुत बृहद स्तर पे फैला हुआ है, दोनों अमेरिका में, और
अफ्रीका में भी है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। यानी जितनी आज के डेट में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ये सभी इसको अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। तीसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लैंड रोटेशन सिस्टम है। ये मतलब एडवांसमेंट का नहीं, पिछड़ापन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ में क्या करते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में है। इसके कुछ नाम भी है, जैसे इंडोनेशिया में इसका नाम लडांग है, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा है, और कॉन्गो में मोहोल है, भारत में झूम झूम खेती। यानी स्लैश एंड बर्न टेक्निक। लोग एक जगह एक साल कृषि करते हैं, उसके बाद उसको जला के फिर अगली बार पूरी फैमिली के साथ आगे चले जाएंगे, उसके अगले साल फिर आगे चले जाएंगे। इस तरीके से बहुत भूमि का बर्बाद करते हैं। तो रोटेशन ऑफ फील्ड है, तो ये बहुत ही सही नहीं है। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आज के डेट में सही एग्रीकल्चर नहीं माना जाता है। इसके बाद है रूडिमेंट्री टिलेज, जो एकदम पिछड़े प्राचीन तरीके के स्थान हैं, जैसे सेंट्रल अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं तो यहाँ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मेज, सॉर्गम, बनाना, यही सब उगाते हैं। इसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विथ पॉडी डोमिनेंस। अब ये हो गया हमारे भारत का टिपिकल, और सारे मानसून वाले क्षेत्रों के एशिया, चाहे भारत हो या चाइना हो या इंडो चाइना के क्षेत्र है, चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, सभी आ जाएंगे। ट्रॉपिकल एशिया प्योरली डबल से ट्रिपल क्रॉपिंग होती है। इसमें एक क्रॉप भी हो सकता है, 3 क्रॉप भी हो सकते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, और ये हमारे यहाँ बहुत ही बड़े स्तर पे किया जाता है। उसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस विदाउट पैडी डोमिनेंस। ये भी उसी क्षेत्र में होता है, बस उस क्षेत्र की बाहर के बाउंड्री के एरिया में। यहाँ का मेन जो क्रॉप है ये है वीट, सोयाबीन, बार्ली, कॉलिन। यहाँ पर समस्या आती है इस क्षेत्र में कि यहाँ कई बार क्रॉप फेलियर भी हो जाते हैं, तो ड्रॉट और फेमिन्स दोनों से जूझना पड़ता है। इसके बाद आता है कमर्शियल प्लांटेशन। ये भी ट्रॉपिकल एरिया का टिपिकल, ये कोलोनाइजेशन पीरियड की याद दिलाता है, जब ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ की नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होती है, बड़े बड़े स्टेट्स बनाए गए, विदेशियों ने वो स्टेट्स क्रिएट किए और लोकल लेबर को यूज़ किया, या फिर गिरमिटिया या एग्रीमेंट के बेसिस पे लेबर्स को यूज़ किया। ये नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन लोगों को करके, और इन्होंने क्या उगाया, तो रबर, पाम, कॉटन, जूट, तंबाकू, कोकोनट या टी, कॉफ़ी, कोकोआ या पाइनएप्पल, बनाना, ये सभी कैश क्रॉप्स हैं। और इसको ये सिचुएटेड है ट्रॉपिकल एरिया में, लेकिन इनकी ओनरशिप फॉरेनर्स के पास रही। और इसके बाद आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का मतलब हो गया मेडिटेरेनियन सी और उसके आसपास का पूरा, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया। इसके अलावे भी कुछ ऐसी जगह जैसे कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, या कुछ टेम्परेट जोन में भी 30 से 40 डिग्री के बीच में, जहाँ बारिश जो होती है जाड़े के टाइम होती है। तो यहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट सेमी डेजर्ट टाइप का होता है, और थोड़ा ड्रॉट रेजिस्टेंट वाइन और साइट्रस क्रॉप्स होते हैं, जैसे ग्रेप, ऑलिव, फिग, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल। तो ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनसे वाइन इंडस्ट्री भी चलाई जाती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। तो और यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है वो शीप, गोट और पिग्स है। इसके बाद आते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये मार्केट ओरिएंटेड है, प्योरली मार्केट ओरिएंटेड। और ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का जो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग का हो गया, या फिर अमेरिका में जो लेक रीजन्स हो गए, रशिया के स्टेप्स रीजन, और अर्जेंटीना के पंपास, बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़ी मशीनरी यूज कर जाती है, खूब सारे फर्टिलाइजर यूज करते हुए बड़े लेवल पे क्रॉप उगाए जाते हैं, मेज, बार्ली, ओट, और विंटर दोनों तरह के, विंटर वीट और स्प्रिंग वीट दोनों तरह के उगाए जाते हैं। इसके बाद है कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग। ये भी पूरे यूरोप में पैकाल तक मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में, पंपा का एरिया में। यहाँ पर क्रॉप की जो फार्मिंग है, ये वहाँ पे है ज़्यादातर जहाँ पर पछुआ पवन का इफेक्ट है, तो रेनफॉल जो है थोड़ा गर्मी में कम होती है। यहाँ भी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी
गुड क्वालिटी की मार्केटिंग करते हुए ओट, बार्ली, राय, फ्लैक्स, पोटैटो और अदर रूट क्रॉप, व्हीट उगाते हैं, वाइनयार्ड्स उगाते हैं और साथ ही साथ लाइव स्टॉक को भी इनके ऊपर पालते हैं। तो पिग्स एंड काउज इनको भी पालेंगे और उनको कमर्शियली यूज करेंगे मीट के लिए, मिल्क के लिए। इसके बाद आता है सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग। ये नॉर्थ यूरोप, मिडिल ईस्ट, माउंटेन रीजन्स ऑफ मैक्सिको में देखा गया है। ये सिर्फ अपने यूज के लिए लोग करते हैं, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फार्मिंग है, पहाड़ों पे कुछ क्षेत्र में ही बचे हुए हैं। वेट, मेज, राय, बार्ली वगैरह मेन क्रॉप है और शीप एंड गुड्स इनके इंपॉर्टेंट एनिमल। ये कुछ भी इसमें एक्सपोर्ट नहीं बनता है। उसके बाद है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। ये फिर यूरोप, नॉर्थ यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पे जहाँ ये कैटल को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ही इंटेंसिव तरीके से फार्मिंग की जाती है और एकदम मॉडर्न मेथड ऑफ डेयरी फार्मिंग यूज की जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे ज्यादा कैटल तो इंडिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ मिलेंगे? तो यूरोप में मिलेंगे, डेनमार्क में मिलेंगे, नीदरलैंड्स में मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। जैसे इन कंट्रीज में एक काऊ का 3000 किलोग्राम ऑफ मिल्क पर ईयर है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी कई गुना ज्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट है स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर में होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को किया जाता है। ये सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफी एडवांस्ड है, यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए, नहीं तो चीजें खराब बहुत जल्दी हो जाती हैं। हमारे देश में इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है कि आप शहर से वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप डेली इन चीजों को, इन सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगाते हैं और डेली शहर में इनकी जो है पैदावार की पहुंच होनी चाहिए। तो इसमें फ्रूट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, डेट्स वगैरह आते हैं। अब मेरिट्स क्या है विटेल्सी क्लासिफिकेशन का? तो सबसे पहले तो कि ये पहला क्लियर कट डिस्क्रिप्शन था मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एटलस में भी हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। दूसरा कि इसकी जो पांचों बेसिक फंक्शनिंग फॉर्म्स थे, इनको स्टैटिस्टिकल डिटर्मिनेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा कि एक कंपैरेटिव स्टडी करना पॉसिबल हो पाता है 2 से 3 रीजन्स के बारे में। चौथा, जो भी आइटम्स है ऑब्जर्वेबल आइटम्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन करके जैसे कि इनके क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों के फैक्टर इनको रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है, इसको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद पांचवा है कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि और रिफाइनमेंट करके और बेहतर एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन बनाया जा सकता है। लिमिटेशन क्या है? तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह तो स्टैटिक होते नहीं है, समय के साथ ये बदल जाते हैं। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो विद टाइम चेंज होगा। इसमें कुछ चेंजेस थॉमन फ्रायर ने भी किया था, जो कि आप लोग सर्च करिएगा। और इन्होंने लैंड टेनेंसी, लैंड ओनरशिप और साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन फैक्टर्स का स्टडी नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़े डिमेरिट है कि जो प्रति व्यक्ति भूमि की कितने सालों तक रखते हैं, कितना उनका ओनरशिप है, ये सब कुछ भी उसमें इनके क्लासिफिकेशन में नहीं था। धन्यवाद।